बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जलसे आम से खिताब करते हुए कहा गया कि हमने PTI की हुकूमत को पार्लिमानी तरीके से हटाया, किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, तलाल चौधरी साहब ने कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंतखाबात के हवाले से बयान दिया था, उस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हम इंतखाबात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में हुआ या मेयर कराची के इंतखाबात जिस तरीके से हुए उस तरह से नहीं चाहते हैं। तो एक तासुर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को भी हैं और नून लीग को भी हैं। क्या ये PDM का इत्तेहाद टूट फूट का शिकार होने जा रहा है अब? नहीं, PDM तो ख़त्म हो गई ना, जिस वजह से बनी थी वो तो वजह नहीं है। पॉलिटिकल ये करंट पॉलिटिकल चेसबोर्ड आगे जाके तो क्या हालात डेवलप होते हैं हम नहीं जानते। लेकिन ये भी जिस सतह पे और जिस लेवल पे बात बयानात आ रहे हैं आमने सामने, ये जाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि ये जो मैंने कल बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये तासुर है कि जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो नून की तरफ नहीं जाएगा, वो हमारी तरफ आएगा। और उसमें अब लेकिन ये एक तरह से आप समझें कि अभी जिस लेवल पे बात हो रही है तो ये फ्रेंडली फायर, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप समझें कि तलखी नहीं है, ठीक है। और कल मुलाकात होगी, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिलेंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि पीपल्स पार्टी जो इस अरेंजमेंट का जो माशी इश्यूज खड़े हुए हैं उनका बोझ अपने ऊपर नहीं लेगी बहुत ज़्यादा। और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को दूर रखा है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या कारकुनों की गिरफ्तारियों वगैरह, क्योंकि वो पोर्टफोलियो ही राना सनाउल्लाह साहब के पास है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 9 मई की तो बहुत शदीद तनकीद पीपल्स पार्टी करती है, लेकिन उसके साथ ही वो उतना ज़्यादा आगे नहीं जाती तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जितना ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून जाती है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ख्याल ये है कि वो जो पंजाब के अंदर एक बेस है, ये कल भी बात कर चुका हूँ, वो हमारी तरफ आ जाएगी। लेकिन ये बात बड़ी प्रीमेच्योर है, अभी इसमें बहुत कुछ अभी रहता है कि क्या ये हकीकतन ऐसा मुमकिन होगा, क्या उसके नतीजे में यानी क्योंकि जाहिर है कि जो फेस है सामने वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब का है, फैसला लेकिन जो है वो चेयरमैन कर रहे हैं अभी तक तहरीक इंसाफ। तो क्या वो इस ये तमाम जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें क्या वो कहेंगे अपने वोटरों को कि जाके उधर, और क्या वो स्पेस मिलेगी इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को, ये देखना है। ये भी देखना है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा हुआ है मुस्लिम लीग नून का, देखिए दो इसमें आप समझें कि यानी दो जमातें अभी जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर गई हैं पंजाब के अंदर। एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान जी। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जाहिर है कि उसका भी मंशूर आना है, अभी उसकी वजाहतें होनी, उसके बहुत से रहनुमा बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग उसके मीडिया पे नहीं आ रहे, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, जैसे और लोग हैं, बहुत से नहीं आ रहे। तो वो क्या उनके ऊपर मुकदमात कायम होते हैं नहीं होते, बाकी जो दीगर शख्सियात फवाद चौधरी साहब के खिलाफ के अलावा भी जिन्होंने ज्वाइन कर ली है इस्तेकाम पाकिस्तान, और उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक जो कि एक सियासी जमात के तौर पे रजिस्टर्ड सियासी जमात है और जिसका कल एक मुआहदा हुआ है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। और राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे और उनका जो मुआहदा हुआ उसमें, उस मुआहदे के अंदर जो है और बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी यकीन दहानी करवाई गई कि जो तेल की कीमतें हैं वो कम की जाएंगी। अच्छा, यानी तेल की कीमतें जो हैं अब वो उस मुआहदे के तहत कम होंगी, यानी उसका क्रेडिट हम अब डार साहब को पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये मुआहदे में उन्होंने लिखवाया है। तो ये तहरीक लब्बैक जो है इसका वैसे कुछ अजब से लगा मुझे, जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ अजब सा लगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो तहरीक लब्बैक है और राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं। अब मैं सोच रहा था ज़हन में कि एक तरफ तो कहीं होना चाहिए था एहसन इकबाल साहब को भी,
या कोई और शख्सियात को भी होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये मुतालबा उन्होंने माना। अब माना उन्होंने, लेकिन क्या ये इंतखाबात में उनकी हमायत करेंगे या इंतखाबात में हमायत नहीं करेंगे, ये एक वेरिएबल है नया। ठीक है, तो और तो ये एक दो ऐसे हैं जो दो वेरिएबल्स पंजाब में नए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी और साथ उसके तहरीक लब्बैक का राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो है हाँ। तो ये वैसे बड़ी एक बहरहाल। अच्छा, अब इशू ये है कि रहनुमा जा रहे हैं, कल मुलाकात होगी पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, वज़ीर आज़म साहब की। मैंने आपसे कहा ना कि अभी वो यानी मिसाल देखिए ना, पैसा तो नहीं है अब उसमें यानी बलूचिस्तान का बजट बनना भी एक इस वक्त एक इशू है, और अल्लाह करे कि वो हो जाए, बजट पेश हो जाए, लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस है मुल्क में बड़ा। उसकी जिम्मेदारी एक हम डॉक्टर साहब पे भी कि उन्होंने डिले कर दिया, बताया कि उन्होंने, लेकिन बरसा बरस का इश्यूज हैं। मतलब आप कैसे रिफॉर्म्स, मतलब हर जगह को जहां उठा के देखते हैं आप, आपको रिफॉर्म्स का मसला है, तो रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे। उनकी भी कोशिश होगी कि भाई किसी तरह से ये लोगों पे कम बोझ डाला जाए, नई बात बनी, आगे मामला हो गया, वो गड़बड़ हो गई सारी मईशत, और अभी तक कोई IMF के साथ $4 अरब हमारे पास इस वक्त हैं, क्योंकि चाइना को जो हमने दिए थे वो चाइना ने वापस कर दिए। अच्छा, चाइना को हमने देने से पहले ही कह दिया था कि वापस कर जी कि हम आपसे वापस लेने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। हमने चाइना को दिए और चाइना ने वापस भेज दी। क्या ज़बरदस्त दोस्त है हमारे चाइना। और इसी तरह से थोड़े से और उनको दिए तो वो भी वापस आ जाएंगे। तो हमने उनको एक्चुअली वो जो कर्जा वापस करना था, तो कर्जा वापस करने से पहले ही हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी थी कि जनाब ये हम वापस करेंगे, लेकिन इसको कहीं रख मत लीजिएगा किसी जगह, ये वापस भेज दीजिएगा हमें। तो चाइना ने वैसे ही किया कि उन्होंने पैसे लिए और वापस भेज दिए। तो ये वो पैसे हैं। तो लेकिन ये है कि ये तो 1 महीने का या 1 महीने से भी कम का शायद, जिसमें आपका इंपोर्ट बिल और ये सारा हो सकता है। और ये अगर मईशत ठीक नहीं होती तो अब उसमें खाकम बदन हम, मतलब है कि एक टेक्निकली कोई कह रहे डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, कोई नहीं किया, क्या हुआ बहरहाल। लेकिन एक मईशत ऐसी है जो कि IMF, अभी तक IMF की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया कि वो दोबारा कोई बजट पेश किया जाएगा, वो उस पर खुश हो जाएंगे या क्या उनकी शराइत होंगी। रशिया कह रहा है कि हमने जो तेल है वो किसी डिस्काउंट पे नहीं दिया, और ज़ाहिर है कि भी रिफाइनरीज में वो जाएगा ऑयल, ओरल ऑयल, फिर कितने में पड़ेगा लोगों को, वो भी डिटेल्स आनी ज़रूरी हैं सामने। तो फौरी तौर पे जो मसला है, एक तो मईशत का मसला है, दूसरा मसला ये है कि ये इलेक्शन की सबबंदी किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। और इसमें जो है ना, अब देखें, अगर तो ये सबबंदी हुई ना प्रॉपर, आमने सामने आए, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कि ऐसी लड़ाई हो जाए कि कोई तीसरी कुवत आ जाए, लेकिन एक प्रॉपर अगर तो अपोजिशन बनती है, तो फिर तो तहरीक इंसाफ के वोटर से तवक्को कर सकते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के पास चला जाए। और अगर वो नहीं होता तो फिर पीपल्स पार्टी फिर तो टर्न आउट नहीं होगा, और टर्न आउट नहीं होगा तो फिर असल तो बात है कि वोटर को कैसे निकालना है बाहर। और उसी के साथ जो है ये देखें, रिफॉर्म्स अगर हो जाए, ये जो मईशत का मसला अटका है ना, ये मईशत का मसला जो अटका है, और ये जो अदालतों के अंदर मामला फंसे हैं जाके, हमारे लिए तो सारे ही जज काबिल एहतराम है, बंदयाल साहब हों या फाइज ईसा साहब हों या तमाम जज साहबान। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी अजब सी है, और वो बड़ी अजब सी बात यह है कि हमारे यहाँ अदालती रिफॉर्म्स नहीं है। यानी अगर अदालती रिफॉर्म्स हो जाते किसी वक्त, तो शायद ये हमें मुख्तलिफ अदालतों की ज़रूरत, वहाँ मुकदमात भेजने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। मुझे देखें, एक बात नहीं समझ में आती, अभी हमारी बड़ी काबिल एहतराम जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की एलिवेट हुई हैं, मुसरत साहब, और इसी तरह से दूसरे जज साहबान भी आते हैं। अब उसमें कोई सीनियर कह रहा है, कोई जूनियर कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। मैं एक बात को समझने से कासे, मतलब एक आम शख्स के तौर पे, मतलब मैं तो नहीं जुडिशल रिफॉर्म्स या इसको, लेकिन एक बात समझ नहीं पाता
या मुझे कुछ समझाए इस बात को कि एक जो जज हैं, अगर वो मतलब अच्छे नहीं है फर्ज करें, या उनके ऊपर कोई इतराज है, तो वो फिर हाई कोर्ट में क्यों है, सुप्रीम, मतलब ये क्या मुल्क में क्राइटेरिया है कि ये जो जज हैं ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे और ये जो जज हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो वो अगर देखें, अगर वो अच्छे नहीं है किसी वजूहात की बुनियाद पर, तो हाई कोर्ट में क्यों है? देखिए ना, अगर वो हाई कोर्ट में फिर क्यों है? मतलब ये क्या क्राइटेरिया है कि वो जी, चूंकि भाई कोई इसका कोई मेयार, मतलब मुझे नहीं पता कि जुडिशल सिस्टम के अंदर क्या रिफॉर्म्स हैं जैसे ऐवान के जहनों में या बाकी, लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है बात कि जी ये जो जज हैं, या तो ये सीनियरिटी की बेस पे या इसकी पसंद या उसकी जो अजीब सी बहस चली है पिछले साल, मतलब वो फिर हाई कोर्ट में जो मुकदमात हैं, जो हजारों या लाखों लोग उनके मुकदमात सुन रहे हैं, और हाई कोर्ट से नीचे की जो जज अदालतें हैं उनमें लोग फंसे हुए हैं। तो या तो ऐसा कोई सिस्टम बने कि अदालती रिफॉर्म्स हो। ये तो अभी इन दिनों में जो बहस चली है, तो ये सामने आ रही हैं चीजें कि अजीबोगरीब सी बात है कि जी वो एक चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरे जो आएंगे, वो कट ऑफ डेट उसके बाद ये फैसले होंगे, उससे पहले ये मैं तो उसको समझ नहीं सका से हूं, क्योंकि ये देखें ये होता क्या है, आपको पता है अदालतों में जाए ना, तो हमारी तवज्जो भी, मीडिया की भी, बाकी लोगों की भी होती है कि जी जैसे कल हमारी तवज्जो है कि जो कल का दिन आ रहा है उसमें फिर वही 2 केसेस लगे हुए हैं, यानी जो डेली बेसिस पे समाअत हो रही है, रिव्यू का और जो पंजाब इंतखाबात, उससे पहले ये अच्छा, और ये इस हफ्ते में चूंकि जज साहिबान छुट्टी पे चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, तो ज्यादातर वो यानी तकरीबन वही जज साहिबान मौजूद हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि वो मैं ये नहीं इस्तेलाह इस्तेमाल करता, लेकिन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उमर अता बंदयाल साहब के यानी हम ख्याल हैं, वो हम ख्याल जिनको कहा जाता है, तो वो जज साहिबान जो हैं वो मौजूद हैं, और बाकी जज साहिबान जो हैं वो तातीलात पे चले गए हैं। तो यानी आने वाले दिनों में जो बेंच वगैरह बनेंगे वो उमर अता बंदयाल साहब के ही जो हैं, जो उनके जो कहा जाता है, मैं ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। अब इसमें इशू ये है, देखें कि ये अजब सी बात है ना कि वो एक जज जो है वो जो हैं वो अगर उधर हैं तो उधर नहीं है, तो उधर हाई कोर्ट से ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, एतराज लगा हो तो हाई कोर्ट में क्यों बैठे हैं वो, अगर हाई कोर्ट के वो में हैं। और ये उससे पहले मैंने बात की ना, मीडिया में बात होती है कि जी कल हमारी तवज्जो उस केस पे, उससे पहले होता है ये रूटीन के केसेस हैं। ये रूटीन के केसेस नहीं होते, ये जो केसेस, जिन केसेस को ये बरसा बरस के बाद जो है ना, लोग धक्के खाते हुए, वकीलों को पैसा खिला के, उनको फीसें दे के, किसी ना किसी तरह, ये जो सुबह के वक्त में जिनको कहते हैं रूटीन केसेस, किसी के ज़मीनों का मामला है, किसी के जो है वो कोई अपील कत्ल की लगी हुई है, कोई कोई मतलब बहुत मुश्किलों के साथ वो केसेस लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, जिनको हम बदकिस्मती से रूटीन केस कह के निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो जो है वो सिर्फ मुल्क की जो एलीट है, जो पावर और हंगर गेम्स में पड़ी हुई है, उनके केसेस की तरफ होती है। हमारी तवज्जो होती ही नहीं है कि ये सुबह ये जो बाकी जज साहिबान के सामने केसेस लगे हैं, वो कौन से केसेस हैं। कभी कभी कोई ऐसा लैंडमार्क फैसला आ जाता है कि जी जैसे चाइल्ड लेबर के हवाले से, या ये कि और इस तरह का कोई फैसला आ जाता है, तो हम सब कहते हैं कि अच्छा यार बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन वो जो रूटीन केसेस जिनको रूटीन कहते हैं ना, वो रूटीन नहीं है। असल में ये जो 22-23-25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं ना, उनकी जिंदगियों का फैसला हो रहा होता है उन रूटीन केसेस में, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ इन्हीं पे होता है कि जी ये फैसला जो है ये इसके हक में आएगा, ये उसके हक में आ जाएगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल ये आने वाला हफ्ता जो है ये बहुत सारे मामलात को वाजे करेगा। एक बड़ा डेलीगेशन जो है, ये कल की मुलाकात जब हो जाएगी वज़ीर आज़म से, इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ुमा की, तो उसके बाद फिर वो निकलेगा लंदन के लिए। और लंदन इसलिए निकलेगा कि इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब जो है फ्रांस में भी अटेंड करेंगे, वो जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो फाइनेंशियल, जो जिसमें चाइना के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं और जिसमें MBS भी शरीक हो रहे हैं, और जो बाकी दुनिया के 100 के करीब हेड ऑफ स्टेट शरीक हो रहे हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यूरोप में हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही वो फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे।
और मुझे नहीं पता कि उस डेलीगेशन में कितनी शख्सियात और जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे अभी इस्लामाबाद में बयान हुआ कि उसमें ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, यानी अब जाहिर है कि ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं नाम, लेकिन एक रहनुमाओं का वफ़द जाएगा। मरीम औरंगज़ेब साहब उसमें हो सकते हैं, या सादिक साहब हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो ये सारे फिर मुशावरत करेंगे नवाज शरीफ साहब से और अगली हिकमत अमली तय होगी। अच्छा, अब अगली हिकमत अमली तो तय होगी, लेकिन उसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज की देखें, उनके लिए प्रायोरिटी जो है नवाज शरीफ साहब के, अगर आप जहन से सोचें तो उनके लिए प्रायोरिटी है कि वतन वापसी और अदालतों के जरिए मामलात का ख़त्म होना। अदालतों के जरिए एक्ट वगैरह, एक्ट चैलेंज हो रहा है, एक कोशिश, दूसरा एक्ट गया, तीसरा गया, चौथा गया, ये अब अजीब सा। तो ये जो नवाज शरीफ साहब को कि जी अदालतों ने ही मुझे सज़ा दी थी और अदालतें ही मुझे उसी तरह से फैसला, वो इस वक्त तो होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, जो जिस तरफ ये जारी है पिटीशंस और ये सारा मामला, तो वो ये हो सकता है कि इसको वापस दोबारा भेज दें कि आप सजेस्ट करें कि आपने कैसे किया 2/3 के बगैर, और वो सारा। यहाँ पर कोई कानूनी टीम से गड़बड़ हुई है या क्या हुआ है, वो तो अब ये खुद बताएगी कानूनी टीम कि कैसे हुआ ये इतने अरसे में। और अब साथ ही मईशत का एक मसला खड़ा है कि वो IMF तो नहीं मान रहा, तो क्या दूसरा बजट आएगा, क्या कोई मिनी बजट आएगा, कैसे होगा, डॉक्टर साहब उसे कैसे संभालेंगे। और उसके साथ ही आप ये देखें कि जो यूनान में बदकिस्मत वाक़या पेश आया है, जिसमें ये बयान हो रहा है कि जी गार्डियन ने पूरी स्टोरी आज दी हुई है और सारे उसको अखबार कवर कर चुके हैं, सारा उसको मीडिया कवर कर चुका है, लेकिन मैं तो सिर्फ उसमें ये देख रहा था कि इसमें जो बाकी यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनान के कई इलाकों में इसके ऊपर मुजाहरे हुए हैं, वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया है, इस पर बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले हैं और वहाँ एहतजाज हो रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आने वाले लोगों का, ये मैं बाल्कन साइड को यहाँ कोट करता हूँ, ग्रीक प्रोटेस्ट ओवर द फेटल माइग्रेंट शिपरेक, ठीक है ना। तो वहाँ पर, और अल जजीरा कह रहा है कि प्रोटेस्ट अक्रॉस ग्रीस एज होप टू फाइंड शिपरेक सर्वाइवर्स फेड्स। तो आप ये देखें कि वहाँ पर ये, और फिर ये गार्डियन में की तो खबर पाकिस्तान कोट कर रहा है सुबह से कि पाकिस्तानीज वर फोर्स्ड बिलो डेक, यानी जो अरशा है ऊपर उससे नीचे, डेक से नीचे पाकिस्तानियों को सबको बिठाया हुआ था, और 6 पाकिस्तानी जो हैं वो कश्ती डूबने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। और ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें आप ये देखें कि ये पूरा गैंग काम करता है। मैंने एक दफ़ा पहले आपको बात बताई थी शायद इस प्रोग्राम में कि मैं एक दफ़ा टर्की गया, तो टर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने से मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि जी आप किसी तरह इसको मीडिया में इस बात को रेज़ करें कि ये जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की लैंड है ना, लैंड, यहाँ से लोग यूरोप जाने के लिए ये ग्रीस पहुँचते हैं और यहाँ पर मारे जाते हैं। और ये पूरा रिंग है, मतलब ये पूरा एक, यानी इसमें ये नहीं कि आप ये पाकिस्तान से एक बंदा पकड़ लें, अगर इसमें आपने यूरोप से जाने वाला बंदा पकड़ना है ना, तो ये एक पूरा गैंग कहीं से शुरू होगा। वो हो सकता है श्रीलंका से शुरू हो सकता है, बांग्लादेश से शुरू हो सकता है, इंडिया क्रॉस करे, हो सकता है पाकिस्तान से स्टार्ट हो, लेकिन वो उसका आगे जो है ना, अगली जो बॉर्डर क्रॉस होगा तो इसका वहां पे एक गैंग का आदमी होगा, फिर एक उधर बैठा होगा, फिर वो सिक्योरिटी के जो अदारे हैं हर मुल्क के, उनको भी कहीं ना कहीं पैसा खिलाया जाता रहता है बीच में। तो वो मुझे पाकिस्तानी जो वहाँ पे जो सफारतकार थे, उन्होंने कहा कि जी ये हम किसी तरह हमें ये समझ नहीं आता कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि उनका बच्चा जो यूरोप पहुंच गया, लेकिन असल में वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे हम दफना देते हैं, बल्कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम यहाँ से वापस भेजें बॉडीज सबकी, तो वो यहीं पर दफना दी जाती हैं उनकी बॉडीज। और उनके घर वाले कई साल तक समझते रहते हैं कि बच्चा हमारा वहां पहुंच गया, बाहर पहुंच गया, कॉल आएगी या फोन करेगा, ये ऐसे होगा ऐसे होगा। और वो कोई ना कोई, यानी अगर 100 लोग बैठे हैं ना कश्ती में, फर्ज करें, या 200 या 500, या तो इसमें कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे जो कामयाबी से आगे पहुंच गए होंगे, क्योंकि वही ये जो
ये जो ग्रो होते हैं जी। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई ना कोई आगे हो जो कहे कि हाँ यार मैं इसी इन्हीं के थ्रू पहुंचा हूँ, मैंने इन्हीं को पैसा खिलाया था और इन्हीं के थ्रू मैं यहाँ यूरोप तक पहुंचा हूँ। तो वो कोई ना कोई कामयाब होता है तो वो रिकमेंड करता है किसी को, और वो फिर उसके बाद कश्ती में सैकड़ों लोग भरे हुए, और ये आप देखेंगे शायद ये बहुत बदकिस्मत वाक़या है। बहुत बदकिस्मत और से। आप देखें कि इसमें बच्चे, औरतें, वो पानी मांगते रहे और कश्ती, और उसके बाद वो यूनान, हमारे यहाँ यौम सोग मनाया जा रहा है, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, ठीक है, इस बात पर कि और यहाँ पे गिरफ्तारियां वगैरह होंगी। ये इशू कभी ख़त्म इसलिए नहीं होगा कि मैं आपको बताऊँ, ये सरकारी इसको सरपरस्ती में भी होती है ये चीज़। आप आज भी आप यानी बहुत जो आपकी पावरफुल एलीट है वो उनका रैकेट होता है पूरा कि ये हमारे जानने वाले इनको वीज़ा लगवा, लोगों को बाहर भिजवा देते हैं। और ये नहीं कि वो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो इस तरह के ये जो सारा सिलसिला होता है ना बाहर भिजवाने वाला, बिल्कुल सर। उसमें बहुत, और ये जब से मेरे ख्याल से कोई 20-25 साल से मैं कवर सिवाय करूं, इसकी मजम्मत करने के क्या कोई अमली हुकूमत इक़दामात भी नहीं है। करने? जो भी हुकूमत आएगी ना, जो भी हुकूमत आएगी, एक हुकूमत को छोड़, जो भी हुकूमत आएगी, ये पूरा सिस्टम, इस सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वही काम हमेशा होता रहेगा। अब ये भूल जाएंगे एक हुकूमत चली गई तो दूसरी हुकूमत आएगी तो बिजली का रिफॉर्म्स कर देगी, नहीं, या वो अदालतें ठीक कर देगी, नहीं, वो कहेगी मेरा जज, उसका जज, ये हमारी फेवर में, उसके फेवर में एक फैसला खिलाफ दे दिया और सारे उसके पीछे लगे, नहीं। ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये इतना ज्यादा, ये आप देखें ना ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल हुआ है मुल्क में, आप देखें कि पुलिस सर्विस का क्या हाल हुआ है, आप देखें, ये इसलिए कि पोलिटिसाइज कर दिया ना आपने, एक अदारा पोलिटिसाइज होते होते रह गया, अल्लाह का शुक्र है वो पोलिटिसाइज नहीं हुआ, ठीक है ना, बाकी तो अदारे जो हैं वो सारे पोलिटिसाइज हो गए हैं। तो उसमें आपको, आप ढूंढते रह जाएंगे यार ये बंदा जो है, यार मुझे एक अच्छा ब्यूरोक्रेट चाहिए। अच्छा, फॉरेन सर्विस फिर भी शायद बची हुई है, फॉरेन सर्विस इसलिए बची हुई है कि वो बाहर रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन जो मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो पोलिटिसाइज हो गई है। तो ये इस हफ्ते में सारा तय होगा, और वो तय होना है सारा का सारा आगे जाके। अच्छा, इसी दौरान जनाब ब्लिंकन चाइना में ये 2000 यानी 5 सालों के बाद, ठीक है, कोई 2017-18 के बाद ये कोई पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई इतना सीनियर शख्स जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का चाइना का दौरा कर रहा है, और वहां पर उनकी जो मुलाकात है वो, उनकी मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं, और मुलाकातें उनकी किंग गैंग के साथ हुई है जो कि उनके वजीर खारजा हैं। और किंग गैंग जो है ये वजीर खारजा हैं, चंद महीनों पहले तक ये वाशिंगटन में चीन के सफीर थे, तो यकीनन ब्लिंकन से वहां तो मुलाकात हुई होगी। वाशिंगटन से वापस आए और आने के बाद ये वजीर खारजा बन गए। इनकी अब मुलाकात हुई है और आज इनकी मीटिंग हुई, तो उसके साथ उसमें, अच्छा, एयरपोर्ट पे उनके जो अमेरिका के जो अमेरिकन डेस्क के हेड हैं उनको देखा हमने, निकोलस जो हैं वो बर्न्स को देखा, जो कि सफ़ीर हैं चाइना में अमेरिका के, और हमने उसके बाद ये साथ हमने लोग देखा जिन्होंने रिसीव किया है, और तो ये मुलाकात हुई। लेकिन क्या ये मुलाकात कामयाब तस्वीर कर सकते हैं? मैं इसको मुलाकात को कामयाब, देखें बहुत ये मुश्किलों से हुई है मुलाकात, और ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस का बेहतर रहना, अच्छा रहना जरूरी है। इश्यूज बहुत हैं, ताइवान से लेके ये चाइना जो एक्सपेंड कर गया पूरी दुनिया में, ठीक है ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिट्री बेसिस भी, अब तक खुल के वो कह रहे हैं ना, क्यूबा में है, इधर है, उधर है, जो, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, और फिर यूरोप, और फिर अरब वर्ल्ड, ठीक है ना, फिर पैलेस्टाइन, फिर ईरान, सऊदी अरेबिया, तो बहुत इश्यूज हैं। लेकिन मैं इस दौरे को कामयाब उस वक्त कहूंगा अगर सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात शी जिनपिंग से हो गई। ठीक है, देखें सेक्रेटरी खारजा हमेशा, स्टार्टिंग फ्रॉम किसिंजर, सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात हमेशा, अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा रवायती तौर पे हमेशा उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट से जरूर होती है, माजी में भी ऐसा हुआ है। अगर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हो जाती है तो ये दौरा एक कामयाब दौरा कहलाएगा, वरना ये दौरा इस लिहाज से ठीक होगा कि वो दावत देंगे कि किसी तरह से शी जिनपिंग आ जाएं, जो समिट हो रही है सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में, उस समिट के अंदर किसी तरह वो जो एशिया पैसिफिक समिट एक हो रही है, शी जिनपिंग अमेरिका आ जाएं, यानी अमेरिका आने की दावत देंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि शी जिनपिंग अमेरिका जाएं।
और इनकी तो दोबारा फिर मुलाकात होगी, G20 समिट अभी होनी है नई ठीक दिल्ली है। में, तो इनकी वज़रा की मुलाकात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन की शी जिनपिंग से मुलाकात होती है कि मुलाकात नहीं। होती है यानी। ठीक है ना। ठीक है सर, ब्रेक एक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे मजीद और नाजरीन। पाकिस्तान की देखें जी, आपको ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी की और नून लीग दोनों जमातों की उम्मीदें हैं, लेकिन आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से कहा गया कि हमें किसी के इत्तेहादी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इत्तेहाद में नहीं आती है पार्टी तो फिर मामलात और इंतखाबात के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी? मतलब खुद हुकूमत बनेगी इस्तेकाम पाकिस्तान शायद पार्टी। जी। अच्छा, चलिए जी। मसला ये है कि कभी कभी दिल चाहता है कि किसी संजीदा मौजू पे भी ध्यान दिया जाए और ये जो है ना, इन लग़वियात से अपने आप को दूर रखा जाए, लेकिन मसला ये है कि इन पे बात करनी पड़ती है। ये जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा है, ये दौरा, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा है कि कम्युनिकेशन लाइंस खुली हुई हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत इश्यूज़ हैं ताइवान से लेके, और ज़ाहिर है कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप क्यूबा में आपने बेस बनाई हुई थी तो हमने खबर दे दी, आप मिडल ईस्ट के अंदर क्यों आ गए हैं, या आप चाइना और चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती क्यों करवा रहा है। सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा ईरान आए थे, उनका दौरा जो है वो बड़ा कामयाब रहा, और वो कामयाब रहा, और ना सिर्फ ये कि उनका दौरा कामयाब रहा, बल्कि उन्होंने जो सदर इब्राहिम रईसी हैं उनको सऊदी अरेबिया आने की दावत दी है। यानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम ऑन द बिहाफ ऑफ शाह सुलेमान और वली अहद और वज़ीर आज़म इब्राहिम रईसी दौरा करें सऊदी अरेबिया का। जी। अच्छा, इसी दौरान जो ये तो दौरा तरतीब पा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इसके बाद असल कहानी सामने आनी है। क्योंकि देखें, ये मैंने आपसे कहा कि वो आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस है। अब या आप हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेपन्स ले रहा है इंडिया, वो ले रहा है रशिया से, फिर उसके बाद लेता है फ्रांस से, फिर है अमेरिका से। अगर और वो वेपन्स जो हैं, अगर वहां पर मैंने फिर बात की कि, और पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस की जो स्पीच है, बाकी तो थिंक टैंक से वो खिताब करेंगे, डायस्पोरा से जी। मिलेंगे, खाने खाएंगे, वो अशाइया होगा, स्टेट विजिट, सारा वो, लेकिन असल जो इशू ये है कि कांग्रेस से खिताब और पॉलिसी स्टेटमेंट में चाइना और रशिया आना जरूरी है इस वक्त, और ना इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन है इसके अलावा कि वो अमेरिका के कैंप में जाए। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो, मतलब दुनिया इस रुख पे जा रही है ना कि या तो वो उस कैंप में जाएं, और अमेरिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया के पास जाए। तो दोनों जो है वो एक दूसरे की मजबूरी है। सर। अच्छा, लेकिन उस मजबूरी में भी देखें, दो ही मुल्क ऐसे हैं ना जहां पे ह्यूमन राइट्स को इग्नोर कर रहा है सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पे, एक इंडिया है भारत। और एक इसराइल है। अच्छा, और इसके ऊपर जो है, लेकिन उनको ये करना पड़ रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसराइल के साथ नहीं कर रहे तो इंडिया के साथ कैसे करेंगे, क्या होगा ये देखते हैं। लेकिन ताल्लुकात बहरहाल, वो जो 2000 के अंदर ओबामा जब जब ये बिल क्लिंटन आए थे उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ, तो वो एक सिलसिला चलते चलते 2023 तक पहुंच गया। इशू इसमें यह है, अब आपसे वो इजिप्ट आएंगे, इशू ये है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी किसकी, इंडिया की, वो खत्म हो गई है। और मैं इसको बिल्कुल, यानी हो सकता है शायद मैं इसको समझ पाऊं, अभी मैं इसको समझने से कासिर हूं कि ये मणिपुर और मिजोरम और नागा, इधर जो आग भड़क रही है, जो म्यांमार तक पहुंच गई है, जी। और जो बांग्लादेश, इसको जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे, इसको क्यों सीरियस नहीं ले रहे? क्योंकि लुक ईस्ट, देखें लुक वेस्ट पे तो पाकिस्तान है ना, इधर तो असल तो ये था कि वो उधर कितना आपका इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उधर आप कितना आसियान मुल्कों तक, बाकी अपने नेबर तक। नेपाल इशू नहीं है बहुत बड़ा, बिल्कुल। नेपाल जो है उसमें चाइना ऑलरेडी मौजूद है। इशू ये था कि उन मुल्कों तक आपने कैसे, बांग्लादेश निकल गया हाथ से, बांग्लादेश भी निकला हुआ है, म्यांमार भी निकला हुआ है। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, आज मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, देखते हिंदू 5वीं स्लाइड, प्राइम मिनिस्टर साइलेंट एज मणिपुर बर्न्स इज द स्टेट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओकरम अबोबी सिंह। ठीक है, ये 5वीं स्लाइड है।
इंडिया टुडे कह रहा है साइड इफेक्ट्स ऑफ मणिपुर वायलेंस ये है कि मिजोरम के अंदर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बढ़ गई है। ये देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे हैं ब्रिंग मणिपुर अंडर प्रेसिडेंशियल रूल, यानी 366 को आप लेकर आए। 355 पे आपने जब फौज भेज दी तो फिर उसके बाद 366 पे आपने हुकूमत क्यों नहीं तोड़ी, बीजेपी की है। सिज लोन राजीव सभा एमपी फ्रॉम मिजोरम भी आ गया ना बीच में। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूज 18 कह रहा है कि मणिपुर के जो सीएम हैं, जिनको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के बिरेन सिंह, इन्होंने मिजोरम के सीएम से बात की है। इशू ये है, या और वो वहां पे कह रहे हैं कि जी सेपरेट स्टेट और मर्जर विद मिजोरम ओनली सॉल्यूशन टू मणिपुर वायलेंस। इशू इसमें क्या है? इशू इसमें ये है कि, और ये मणिपुर से ये कहा जा रहा है कि मिजोरम के जो हिंदू पोस्ट वहां से आरएसएस, मिजोरम सीएम ट्राइंग टू स्प्लिट मणिपुर बाय हेल्पिंग कुकी मिलिटेंट्स, ये वहां पे जो हिंदू इंतहा पसंद है ये कह रहे हैं। इशू सारा ये है कि दो चीजें इसमें तबाह हो गई, दो बड़े मंसूबे खराब हो गए। एक मंसूबा तो खराब हो गया जिसको आप कहते हैं कालीदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, KMTT प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये देखें सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये जो 20-22 चिकन नेक, ये सिली कॉरिडोर हम कई दफा डिस्कस, ये इसलिए बना था कि जब ये बंगाल के 2 हिस्से हो गए थे ना जी 47 में, तो उसके नतीजे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसकी एक वो है। अच्छा, तो यानी एक तरफ बंगाल, इस तरफ, अब वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर आप उसको ब्लॉक कर दें तो ये सारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये कट ऑफ हो जाती हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कि कोलकाता से एक सितवी पोर्ट तक पहले तो जाएगी, एक जिसको आप कहें सितवी पोर्ट तक एक समुद्री रास्ता है, इसको अगर हम बड़ा करें तो हमें नजर आ जाए, ये है इनका कलादान प्रोजेक्ट। और फिर सितवी से, जो कि ये आपको नजर आ रही है यहां पे सितवी, और फिर सितवी से ये कलादान समंदर के पानियों के साथ साथ ये दरिया है कलादान का, ये चलते 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 म्यांमार से ऊपर मिजोरम तक सड़क जाएगी। अब मिजोरम में हो गया फड्डा और ये म्यांमार कूद आ गया बीच में, तो ये प्रोजेक्ट को उसको तो भूल जाएं आप इसको, तो क्योंकि म्यांमार मिजोरम ये पूरे इलाकों में ये प्रोजेक्ट डब्बा गोल हो गया। दूसरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था क्योंकि इसमें देखें 158 किलोमीटर, अगर हम दूसरा मैप दिखाएं, ये 539 किलोमीटर तक एक था समुद्री रास्ता इस प्रोजेक्ट है। इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इस पे। दूसरा जो है वो ये पहले पानी और फिर सड़क, 158 किलोमीटर, 60.8 किलोमीटर, 49, ये सारा का सारा चलते चलते ऊपर ये मिजोरम तक जाता है। अब इशू क्या हुआ इसमें कि ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। ये आप इसे ये देखें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और ये था ये बाईपास करके हम किसी तरह, अगर कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा खतरे में आता है तो ये एक रास्ता ऐसा हो जो कि हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां तक खुला हो, समंदर के रास्ते और म्यांमार के रास्ते, ये इसका ये मकसद था, और मिजोरम तक जाए, पहले पानी और फिर सड़क, ये तो डब्बा गोल हो गया। दूसरा जो मसला हुआ है वो खराब हो गया है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। देखें ये लॉन्ग टर्म ये वही हुआ है जो कि ये जो ईरान पे इन्वेस्टमेंट सारी हुई थी वो जैसे बर्बाद हुई है ना, ये उस तरह का प्रोजेक्ट था। ये वो प्रोजेक्ट था कि जिसके नतीजे में, यानी आप ये देखें कि ये मणिपुर से रोड स्टार्ट होती है, फिर वो म्यांमार आती है, फिर वो थाईलैंड जाती है, यानी और फिर थाईलैंड से उसने कंबोडिया, लाओस, इन मुल्कों तक जाना था। और इसको अगर बड़ा करें तो इंडिया की ये दो जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उसके लुक ईस्ट, यानी इधर तो पाकिस्तान है ना, इसको छोड़ जाएं, उधर जो मुल्क हैं उनके साथ इंडिया ने कनेक्ट होना था। अब जनाब ये इसमें ये बीच में आ गया म्यांमार, और म्यांमार आ गया और मिजोरम, और ये शुरू कहां से होना था? मणिपुर से। तो मणिपुर में तो हंगामे, वो तो कह रहे हैं कि सेपरेट करो, उसको अलग करो। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर मैं नहीं जानता कि इन्होंने क्यों इस वक्त इसको ये बिल्कुल भूल के, क्योंकि देखिए इसके बाद जब वापसी होगी ना, इसके बाद जब वापसी होगी वहां पर आपने रशिया का नाम ले लिया, और क्या एक कैंप में जा रहा है इंडिया? मैं सिर्फ देखें, हमारी अमेरिका से लड़ाई नहीं है, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान की अमेरिका से लड़ाई, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, मैक्रोन, बाकी किसी मुल्क की अमेरिका से, इंडिया की चाइना से लड़ाई है। इसका मतलब यह है कि आप हमारी, यानी हमारे अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी जरा सख्त बयान आया IMF का, फिर उसको ठंडा करके आगे पीछे दाएं बाएं, हम उस तरह से उनके कैंप में नहीं है, लेकिन हमारी दुश्मनी भी नहीं है, हमारी लड़ाई तो नहीं हो रही ना अमेरिका से। अभी लड़ाई था, अभी उनको प्यार मोहब्बत से भेजा हमने अफगानिस्तान से। बात यह है कि हमारी लड़ाई नहीं है,
इशू ये है कि इंडिया की लड़ाई है, तो इसके बाद जो भी मुल्क बात करेगा इंडिया से, वो ये बात करेगा कि ये हम उस मुल्क से बात कर रहे हैं जो जिसकी चाइना से लड़ाई हो रही है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाम नहीं लिया चाइना का, 2020 से लेकर आज तक उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। क्या वो रशिया और चाइना का नाम लेंगे कांग्रेस के सामने, अमेरिका के सामने? उनसे पूछा जरूर जाएगा, जरूर पूछा जाएगा कि जी आप ये बताइए कि आपका रशिया पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये बताएं कि चाइना पे आपका क्या पॉइंट ऑफ। अब और अमेरिका उनको बुला इसी ले रहा है, ठीक है ना। ये कैंप डेविड के दौरे और ये स्टेट विजिट्स और ये सारा, ये हमने भी, पाकिस्तान ने भी बड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। इशू ये है कि वो फ्री लंच नहीं होता। ये क्या इंडिया प्रॉपर अमेरिकन कैंप में जा रहा है अगेंस्ट चाइना? क्या प्रॉपर जा रहा है? और उस वक्त जब लड़ाई हो रही है और उस वक्त जबकि आपका लुकिस्ट पॉलिसी खत्म हो गई और नेबरहुड में आप कंटेन हो गए हैं, और मिडिल ईस्ट के अंदर यानी आप ये देखें कि अरब वर्ल्ड जो है उसका एक बहुत बड़ा इशू जो इसराइल और पैलेस्टाइन का, उसमें चाइना है। ईरान और सऊदी अरब में चाइना है। जो एमबीजी हैं यूएई के, वो और एमबीएस, ये अरब ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यूक्रेन का मसला हल करवाएं। यूक्रेन का मसला हल करवाएंगे तो चाइना वाला फॉर्मूला होगा। इशू ये है कि अब इस पूरे से, और मैं आपको अजरबैजान का बता दूं कि अजरबैजान की तो एलएनजी का तो एक इशू है ना, हम गए और कहने, लेकिन एक खबर बड़ी मिस हो गई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात किसी और लेवल पर भी हैं, और जरा 11वीं और 12वीं स्लाइड अगर हम तैयार करें, वो ये है कि अजरबैजान हमें सिर्फ हमें इंटरनेशनल सतह पे सपोर्ट करता है जी। एक बहुत बड़े इशू पे ये ज़हन में रखें, कश्मीर के मामले पे अजरबैजान हमारे साथ खड़ा है। हाँ। ये जो है ना कि एलएनजी आ गई, गैस, ये देखें, ये उनका मीडिया, बात ये है कि अजरबैजान कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है सर। और अगर अजरबैजान और आर्मीनिया की दोस्ती हो गई, जो कि होने जा रही है, ये जो आपका टर्की भी करवा रहा है और रशिया भी करवा रहा है और चाइना भी करवा रहा है, तो आर्मीनिया भी वही, उसकी भी हम नहीं मानते आर्मीनिया को, इसलिए कि टर्की नहीं मानता और इसलिए कि ये जो सिचुएशन है इसकी। लेकिन अगर इनकी दोस्ती हो जाती है तो ये सारे के सारे जो ये पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा जो बैल्कन स्टेट्स हैं, पूरा जो मिडिल ईस्ट है, पूरा जो अफ्रीका है, पूरा जो आसियान कंट्री, मैं समझने से कासिर हूं कि क्या, यानी मैं इंतजार कर रहा हूं कि 22 तारीख को 21 से लेके 23 तक या 24 तक उनका, इस दौरान 22 तारीख को जो स्पीच है, ठीक है, उस स्पीच के दौरान कांग्रेस में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जबान से चाइना और रशिया का लफ्ज निकलता है? नहीं निकलता तो लोग बैठे रहेंगे, हुट हो जाएंगे। अगर निकला तो खड़े होकर तालियां बजेंगी। और ये पहले से अरेंज होता है कि वहां आपने आके, हाँ, और प्रेसिडेंट बाइडेन कह चुके हैं ना कि खाने के लिए मुझे बड़ी दावतें, और ऐसे नहीं हो रहा। क्या अमेरिकन, प्रॉपर अमेरिकन कैंप में इंडिया जा रहा है चाइना के अगेंस्ट? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये बड़ा तारीखी लम्हात है। ठीक है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।